केस बेस्ड प्रॉब्लम्स। फर्स्ट मैं केस बेस्ड प्रॉब्लम ले रहा हूं डिफेक्ट ऑफ विजन या डिफेक्ट इन विजन पे बेस्ड। ठीक है, हर टॉपिक की अलग अलग केस बेस्ड प्रॉब्लम करेंगे हम लोग। नियर साइटेड पर्सन वियर्स ग्लासेस विद पावर -5 diopter for the distant vision. Soon he started having difficulties in viewing nearby object also. His doctor prescribed a correction of 1.5 diopter in near vision section of his bifocal lens, which is measured relative to the main part of the lens. Find the focal length of his distant viewing part of the lens. देखो, अभी जो पर्सन है इसको इनिशियली मायोपिया था, बिकॉज इसको दूर का नहीं दिखाई देता था, ही वॉज नियर साइटेड पर्सन। तो इनिशियली ये -5 डायप्टर का लेंस पहनता है। देन बाद में इसका डॉक्टर, सिंस इसको हाइपरमेट्रोपिया होने लगता है, तो करेक्टिव लेंस 1.5 डायप्टर का रिकमेंड करता है फॉर नियर विजन, मतलब टू करेक्ट दी हाइपरमेट्रोपिया। तो इस क्वेश्चन के अंदर इसे बायफोकल लेंस पहनाया जा रहा है। बायफोकल लेंस किस में यूज करा जाता है? बायफोकल लेंस का ऊपर वाला पार्ट मायोपिया को करेक्ट करता है, इसलिए कॉनकेव लेंस होता है, और नीचे वाला पार्ट कॉन्वेक्स लेंस होता है। आसान सी बात है। अब क्वेश्चन को आप समझोगे तो आपको समझ में आएगा। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ हिज डिस्टेंट व्यूइंग पार्ट ऑफ द लेंस। डिस्टेंट व्यूइंग पार्ट कौन सा हो जाएगा? जो उसको दूर का दिखा रहा है, वो पार्ट कौन सा होगा? ये अपर पार्ट, दैट इज कॉनकेव की फोकल लेंथ चाहिए। कॉनकेव की फोकल लेंथ के लिए उसे पावर दे रखी है -5 डायप्टर। तो यहां की अगर मुझे फोकल लेंथ निकालनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 1/-5 एंड डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि सेंटीमीटर में निकालना होता है हमें। तो कितना हो जाएगा? 100 ऊपर गया तो -20 सेंटीमीटर। सो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा -20 सेंटीमीटर। इजी। नाउ फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ हिज नियर विजन सेक्शन ऑफ द लेंस। नियर विजन सेक्शन के लिए फोकल लेंथ निकालनी है, मतलब मुझे इस कॉन्वेक्स वाले रीजन के लिए फोकल लेंथ निकालनी है, जिसकी पावर हमें दे रखी है 1.5 डायप्टर। तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला फिर से क्या हो जाएगा? 1/P, दैट इज 1/1.5 बाय 100 ऊपर भेजेंगे। तो कितना हो जाएगा? 100/1.5। कैंसिल किया, 5 से कैंसिल करा, 3 टाइम्स 5 से कैंसिल करा, 200 टाइम्स 3 से कैंसिल करा, तो 66.67 सेंटीमीटर पॉजिटिव, बिकॉज इट्स अ कॉन्वेक्स लेंस। What type of the lens to be used in his spectacle for near vision? नियर विजन के लिए कौन से वाले लेंसेज यूज करे जाएंगे नियर विजन को करेक्ट करने के लिए? कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है। व्हाट इज द रीजन ऑफ द हाइपरमेट्रोपिया? हाइपरमेट्रोपिया का रीजन क्या होता है? इस एज में इस पर्सन को हुआ है, तो इसका रीजन ये हुआ होगा कि इसकी सिलेरी मसल्स वीक हो गई होंगी, जो कि इसके लेंस को राइट टाइम पे कंप्रेस नहीं कर पा रही होंगी, जिसकी वजह से ये क्लोज ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख पा रहा। तो रीजन क्या हो जाएगा? वीकनेस ऑफ सिलेरी मसल्स। किसमें? इस पर्सन के केस में। इन जनरल हाइपरमेट्रोपिया के और रीजंस भी होते हैं, जैसे शॉर्टनिंग ऑफ द साइज ऑफ आईबॉल। इजी। Figure A and B show the ray diagrams related to the defects of vision. Studying the ray diagram and answer the question. Okay, refer to figure B and figure A पे based है। Showing the defects of the vision in the patient Y and X. B Y के लिए इमेज है और A X के लिए इमेज है। Infer the defects which can be diagnosed from the given ray diagram. Okay, बता सकते हो इस X पर्सन को कौन सा वाला डिजीज है? मायोपिया। और सेकंड वाले को देखो, जब इमेज जब आई के अंदर बिफोर रेटिना बन जाती है तो दैट मींस पर्सन को होता है मायोपिया, विच इज शॉर्ट साइटेडनेस। और जब इमेज बिहाइंड द रेटिना बनती है तो ये डिजीज होती है हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया के अंदर ऑब्जेक्ट का फार पॉइंट शिफ्ट होके क्लोज आ जाता है, और हाइपरमेट्रोपिया में नियर पॉइंट शिफ्ट होके दूर चला जाता है। इजी। Identify the eye defect resulting due to the eye lens becoming cloudy. आई लेंस क्लाउडी जब हो जाती है तो कौन सा आई डिफेक्ट होता है? दैट इज कैटरैक्ट। Okay, based on the spectacles given below, infer the eye defect which can be diagnosed from it. Also list 2 causes of his defect. देखो, अगर आप इस लेंस को देखोगे तो उसका ऊपर वाला पार्ट कॉनकेव है, नीचे वाला पार्ट कॉन्वेक्स है।
मतलब इस पर्सन को कौन सा डिफेक्ट है? प्रेसबायोपिया या ओल्ड साइटेडनेस। अब ओल्ड साइटेडनेस के मेन रीजन क्या होते हैं? प्रेसबायोपिया लोगों को ओल्ड एज में होता है, विच इज ओल्ड साइटेडनेस। ये जनरली इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो हाइपरमेट्रोपिया वाले होते हैं, पर्सन को क्लोज चीजें नहीं दिखती। बट अगर पर्सन की आई लेंस और सिलरी मसल्स में वीकनेस आ जाती है तो उस रीजन की वजह से पर्सन को दूर की चीजें भी नहीं दिखती हैं, तो उसको हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया का मिक्सचर हो जाता है। ना तो उसको क्लोज चीजें क्लियरली दिखती, ना फार चीजें क्लियरली दिखती। अब इसका मेन रीजन होता है, एक तो फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है आई लेंस की वो वीक हो जाती है विद एज, एंड साथ ही साथ जो सिलरी मसल्स की कैपेसिटी होती है लेंस को कंप्रेस और रिलैक्स करने की वो भी कम हो जाती है। तो ड्यू टू द वीकनेस इन सिलरी मसल्स एंड लैक ऑफ द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस, दिस डिजीज अकर्स विच इज ओल्ड साइटेडनेस एंड इट इज ऑल्सो नोन एज प्रेसबायोपिया। बट आपको ये याद रखना पड़ेगा, प्रेसबायोपिया में इन जनरल पर्सन जो होता है वो फार साइटेड होता है, इन जनरल फार साइटेड होता है। एनसीईआरटी में आप ध्यान से पढ़ना, पर्सन को फार साइटनेस हो जाती है, बट साथ ही साथ नियर साइटनेस भी आ जाती है, तो उसको ये बाइफोकल लेंस पहनाया जाता है। गॉट इट? फोर्थ क्वेश्चन, द पेशेंट एक्स नीड्स अ लेंस ऑफ द पावर -4.5 डायोप्टर फॉर द करेक्शन ऑफ हिज विजन। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द करेक्टिव लेंस? करेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ क्या होगी? फोकल लेंथ निकालना बहुत आसान होता है, पावर का आप इन्वर्स कर दो। बट ये ध्यान रखना कि फोकल लेंथ आपको एनसीईआरटी के हिसाब से हमेशा सेंटीमीटर्स में निकालनी है। सेंटीमीटर्स में निकालने के लिए हमने इसको 100 से डिवाइड करा, 100 ऊपर गया तो 100 अपॉन -4.5 हो गया। डेसिमल हटाओगे ऊपर 0 आ गया, 5 से कैंसिल करा, कितना जाएगा? 200 अपॉन 9 और कैंसिल कर दो, 9 2s are 18, अगेन 22.22 सेंटीमीटर। सही है। What is the nature of this corrective lens? इस corrective lens का नेचर क्या होगा? Diverging. The nature is diverging and the lens is concave. तो जब भी आपसे नेचर पूछा जाए आप कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग लिखेंगे। जब आपसे लेंस का नेम पूछा जाए तब आप कॉन्वेक्स और कॉन्केव लिखेंगे। आसान सी बात है, इजी। एक और केस बेस्ड प्रॉब्लम है हमारे पास में, डिफेक्ट इन विजन पे बेस्ड। A person is suffering from the hypermetropia, that is long sightedness. It is a defect in which a human eye can see far off objects clearly but unable to see the nearby object distinctly. The near point of the person is 1.5 meter. Assume that the near point of the normal eye is 25 centimeter. तो नियर पॉइंट ऑफ नॉर्मल आई को हम लोग लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन भी बोलते हैं, जो कि 25 सेंटीमीटर होती है। और इस पर्सन का जो नियर पॉइंट है वो 1.5 मीटर जा चुका है। मतलब अगर मैं इसके शिफ्टेड नियर पॉइंट की पोजीशन को दिखाऊंगा तो वो कहां चली गई है? देखो, ये एक्चुअल नियर पॉइंट होता है, ये शिफ्टेड नियर पॉइंट हो गया एन डैश। तो एन डैश इसकी आई से 150 सेंटीमीटर दूर चला गया। 1.5 मीटर को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया? सेंटीमीटर में। What type of the lens should be used in his spectacles? कौन से lenses यूज करने पड़ेंगे इसको? Convex lenses, ठीक है। What should be the focal length of the lens used? जो लेंस यूज करा जाएगा उसकी फोकल लेंथ क्या होगी? बताओ, फॉर्मूला क्या था? F is equals to x dash d upon x dash minus d। ये फोकल लेंथ निकालने का फॉर्मूला होता है। यहां पे x dash वो डिस्टेंस होगी जितना दूर शिफ्टेड नियर पॉइंट चला जाएगा, और डी का मीनिंग तो आपको पता ही है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो हमारे पास में वैल्यूज आ जाएंगी 150 टाइम्स 25 अपॉन 150 माइनस 25। तो अपेरेंटली हो जाएगा 150 टाइम्स 25 अपॉन 125। कैंसिल करेंगे 5 आ जाएगा नीचे, 5 से कैंसिल करा, वैल्यू विल बी 30 सेंटीमीटर। अच्छा, इस फॉर्मूले की खास बात यह है कि आपको नेगेटिव साइन यूज नहीं करना है, ये हमने डिराइव करा था। तो इसका जब डेरिवेशन हम कर लेते हैं ना, उसके बाद में आपको यहां पे कहीं पे भी ना तो लीस्ट डिस्टेंस के आगे माइनस का साइन लगाना है, ना आपको एक्स डैश के आगे माइनस का साइन लगाना है, बिकॉज ऑलरेडी हम लोगों ने उन साइंस का ध्यान रखते हुए इसको डिराइव करा है। आपको सीधे इसमें वैल्यूज पुट करनी है, फोकल लेंथ निकालना है, डायरेक्ट आप वैल्यूज पुट करो। एक्स डैश वो डिस्टेंस होगी जहां पे नियर पॉइंट शिफ्ट होकर चला गया, और डी का मतलब क्या होगा? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। नहीं दे रखा हो तो 25 सेंटीमीटर आप खुद से इसमें पुट कर लेंगे। आसान सी बात है, इजी। तो कुछ भी आपको एडिशनल साइन वगैरह की टेंशन नहीं लेनी है इस फॉर्मूला में कभी भी।
नेक्स्ट होता है व्हाट विल बी द पावर ऑफ द लेंस। अब हमने फोकल लेंथ निकाल लिया तो पावर क्या हो जाएगा उसका रेसिप्रोकल, और अपेरेंटली हमें 100 से डिवाइड करना पड़ेगा मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, तो पावर हो जाएगी इस केस में 100/30, कैंसिल आउट करा तो 3.33 डायप्टर, ये भी पॉजिटिव में आएगी, फोकल लेंथ पॉजिटिव में था क्योंकि लेंस कॉन्वेक्स था, और फॉर्मूला से भी हमें सब पॉजिटिव में मिला, मतलब हम लोग सब कुछ सही कर रहे हैं अभी तक। नेक्स्ट, राइट वन पॉसिबल कॉज ऑफ दिस डिफेक्ट। इस डिफेक्ट का कोई एक कॉज बता सकते हैं हम लोग? बिल्कुल, शॉर्टनिंग द साइज ऑफ आई बॉल और वीकनेस इन दी सिलेरी मसल। आसान सी बात है। नेक्स्ट एक और प्रॉब्लम है ऑन द बेसिस ऑफ डिफेक्ट ऑफ विजन। ठीक है, द ह्यूमन आई इज लाइक द कैमरा, इट्स लेंस सिस्टम फॉर्म्स एन इमेज ऑन द लाइट सेंसिटिव स्क्रीन कॉल्ड रेटिना. The light enters the eye through the thin membrane called the cornea. It forms a transparent bulge of the front surface of the eyeball as shown in the figure. The crystalline lens merely provides the finer adjustments of the focal length required to focus the object at the different distance on the retina. We find a structure called iris behind the cornea. Iris is a dark muscular diaphragm that controls the size of the pupil. The pupil regulates and controls the amount of the light entering to the eye. In human eye, there are mainly three common refractive defects in the vision, and these are myopia or nearsightedness, hypermetropia or farsightedness, and presbyopia or old-sightedness. These defects can be corrected by the use of suitable spherical lenses. तो ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको ऑलरेडी 10th क्लास में नहीं पढ़ाई जाती। पूरा स्ट्रक्चर ऑफ आई का इंट्रोडक्शन दे दिया गया। मेन जो डिफेक्ट्स होते हैं रिफ्रैक्टिव टाइप के डिफेक्ट्स वो हमें पता पड़ गए। अच्छा, ये तीनों डिफेक्ट रिफ्रैक्टिव टाइप के क्यों हैं? क्योंकि आई की रिफ्रैक्टिव एबिलिटी के अफेक्ट होने से ये तीन डिजीजेस होती हैं। उसके अलावा और भी डिफेक्ट्स होते हैं जैसे नाइट ब्लाइंडनेस एंड कलर ब्लाइंडनेस, वो रॉड्स एंड कोन्स की डेफिशिएंसी से होते हैं। उसके अलावा एक और रिफ्रैक्टिव टाइप की डिजीज होती है कैटरैक्ट, वो भी रिफ्रैक्शन से ही रिलेटेड है। What is the function of the pupil in the human eye? Pupil का क्या रोल होता है ह्यूमन आई में? It controls the amount of light. Controls the amount of light entering to our eye. ये रहा। What is the far point and near point of the human eye with normal vision? Far point होता है infinity पे, near point होता है 25 सेंटीमीटर पे। Near point वो closest distance होती है to see different objects. It is the least distance of distinct vision. मतलब वो ये सबसे क्लोजेस्ट डिस्टेंस है जहां पे आप दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स में डिफरेंशिएट करके बता सकते हो कि ये ए है ये बी है। इससे क्लोज करोगे तो आपका ब्रेन में कंफ्यूजन हो जाएगा कि विच इज विच, समझ गए? दैट इज व्हाई इट इज नोन एज लीस्ट, मतलब मिनिमम, डिस्टेंस मतलब दूरी, ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंशिएट कर पाना दो अलग अलग चीजों में। तो दैट इज नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर। और फार पॉइंट क्या होती है? एट इंफिनिटी। हमारी रिलैक्स्ड आई जो होती है, रिलैक्स्ड आई इंफिनिटी तक देख सकती है अगर फुल्ली करेक्टेड हो, मतलब उसमें कोई डिजीज ना हो। A student has difficulty in reading blackboard while sitting in the last row. What could be the defect the child is suffering from? Obviously myopia, क्योंकि वो लास्ट रो पे है तो उसको दूर की चीजें क्लियरली नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है। What is the function of iris in human eye? The iris gives color to the human eye. ये तो इसका एक बेसिक प्रॉपर्टी हो गई। But it controls the size of the pupil, which controls the amount of light entering to our eye. तो मेन फंक्शन क्या हो गया? It controls the size of the pupil. Easy? अगली केस बेस्ड प्रॉब्लम है प्रिज्म पे बेस्ड। A prism is a transparent refractive medium bounded by two plane surfaces inclined to each other at a certain angle. This certain angle is known as angle of prism. डायग्राम में आप देख सकते हो angle of prism is A. यहां पे अगर नहीं दिखाई दे रहा तो ये A है, angle of prism. The refraction of the light through a prism follows the laws of refraction. In the prism, the refraction takes place on its refractive surface. It means when the light enters a prism and when the light leaves a prism. मतलब किसी भी प्रिज्म में रिफ्रैक्शन दो जगहों पे होता है। एक तो वो प्लेस जहां से लाइट उसमें एंटर कर रही है और दूसरा जहां से लाइट उसमें से लीव कर रही है। सो मैं डायग्राम को थोड़ा करेक्ट कर देता हूं, मतलब दिखाने के लिए आपको।
यहां से लाइट एंटर कर रही है तो फर्स्ट टाइम पे इस वाली बाउंड्री से रिफ्रैक्शन हुआ, लाइट रेयर से डेंस में गई है तो टुवर्ड्स नॉर्मल बैंड हो गई। फिर वापस लाइट जब यहां से बाहर निकलना चाह रही है तो लाइट डेंस से रेयर में जा रही है, मतलब अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली गई। और यहां पे जो दो नॉर्मल्स हैं वो भी मैं एक बार मार्क कर देता हूं। ये हमारा फर्स्ट नॉर्मल एम एन डैश सरफेस ए बी के ऊपर और दूसरा नॉर्मल एम एम डैश सरफेस ए सी के ऊपर। आसान सी बात है, ठीक है। द रिफ्रैक्शन थ्रू द प्रिज्म इज शोन हियर। A is the angle of prism, I is the angle of incidence of the face AB and E is the angle of emergence on the another face AC। तो जब लाइट इसमें एंटर कर रही है तो एंगल I यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल E यहां पे एंगल ऑफ इमरजेंस है। इजी। The incident ray suffers a deviation of bending through the angle delta। अब जो रे एक्चुअल वाली जो रे थी, रे को एक्चुअल में इस पाथ पे जाना था, बट फाइनली रे किस पाथ पे गई है, इस पाथ पे गई है। तो रे को ये जो ओवरऑल डेविएशन हुआ है इसको हम एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं और इसको डेल्टा से रिप्रेजेंट करा जाता है, ठीक है। दिस एंगल इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डेविएशन और एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इमरजेंस, एंगल ऑफ डेविएशन एंड एंगल ऑफ प्रिज्म, इन चारों के बीच का रिलेशन ये होता है दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इमरजेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ डेविएशन प्लस एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। यहां पे ए का मतलब क्या होगा, एंगल ऑफ प्रिज्म, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, ये एंगल ऑफ इमरजेंस जिस एंगल पे लाइट बाहर आती है, और ये प्रिज्म की दो इंक्लाइंड सरफेसेस के बीच का एंगल, दैट इज एंगल ऑफ प्रिज्म। इजी। The angle between two refractive surfaces of the prism is called angle of prism। प्रिज्म की दो रिफ्रैक्टिव सरफेसेस के बीच के एंगल को क्या बोला जाएगा, एंगल ऑफ प्रिज्म। देखो ये रहा ए। द एंगल ऑफ बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे, इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे, इन दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया, देखो ये थी इंसिडेंट रे और ये थी इमर्जेंट रे। इंसिडेंट वो जो प्रिज्म की तरफ आ रही है, इमर्जेंट वो जो प्रिज्म से बाहर निकल रही है, उनके बीच का एंगल क्या होगा, एंगल ऑफ डेविएशन। When a ray is refractive through the prism, then देखो अब आपको यहां पे जो रिलेशन दे रखे हैं इन सारे रिलेशंस को एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट रिलेशन बोल रहा है कि I is equals to डेल्टा, दैट मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ डेविएशन। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, अलग अलग एंगल्स के लिए अलग अलग वैल्यूज निकलेगी। सेकंड दे रखा है दैट एंगल I इज इक्वल्स टू एंगल E प्लस डेल्टा, इंसिडेंट एंगल E और डेल्टा के इक्वल हो जाएगा। तो अगर एंगल I इज इक्वल्स टू एंगल E प्लस डेल्टा, I इज इक्वल्स टू E प्लस डेल्टा, अगर मैं I को आगे बढ़ाऊंगा I इज इक्वल्स टू R प्लस दिस और E, नहीं बन पाएगा, ये भी रिलेशन गलत है, नहीं ये भी गलत होगा। एंगल डेल्टा इज इक्वल्स टू एंगल E, एंगल ऑफ डेविएशन एंगल ऑफ इमरजेंस के इक्वल हो सकता है, कभी भी हो सकता है। और लास्ट है एंगल I इज ग्रेटर देन एंगल R, इंसिडेंट एंगल एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से ग्रेटर होगा। अब आप देखो इन सब रिलेशन में मैंने बोला हो सकते हैं बट डिफरेंट सिनेरियोज में, बट अगर आप इस लास्ट वाले केस को देखोगे ना तो ये बोलना क्या चाह रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। कहां पे, यहाँ पे इस एंगल को R से रिप्रेजेंट करा हुआ है ऑलरेडी डायग्राम में, ठीक है। तो लाइट जो आ रही है वो रेयर मीडियम से डेंस में जा रही है, मतलब एयर से प्रिज्म के मटेरियल में जा रही है, तो लाइट का जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो ग्रेटर होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। तो इन सब में से बाकी तो सिर्फ हो सकते हैं बट सर्टेनली ये हो रहा है। अभी मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं ये सब हो सकते हैं, अगर आप इस आई एंगल को एडजस्ट करोगे ना तो आप आई को ई के बराबर भी ला सकते हो, ठीक है। अगर आप आई को एडजस्ट करोगे तो आई को डेल्टा के बराबर भी ला सकते हो, ई को डेल्टा के बराबर ला सकते हो, ये सारी कैलकुलेशन 12th में। बट अभी के लिए जो मुझे दिखाई दे रहा है इस डायग्राम से, मुझे सिर्फ ये दिखाई दे रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। जब लाइट रेयर से डेंस एंटर करेगी तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी, इसलिए द एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड्स अपॉन, एंगल ऑफ डेविएशन किस किस पे डिपेंड करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म, एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ द प्रिज्म, बोथ ए एंड बी और नन ऑफ दीज। इट डिपेंड्स ऑन एंगल ऑफ प्रिज्म एज वेल एज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म, तो बोथ ए एंड बी। इसका भी रिलेशन 12th क्लास में। The rectangular surface of the prism are known as refracting surfaces। देखो कैसे,
प्रिज्म की जिन दो सरफेसेस से रिफ्रैक्शन होता है वो ये दो सरफेसेस होती हैं, आपको सामने से दिखाई नहीं देती। जब आप प्रिज्म को घुमा के देखते हो तो आपको रियलाइज होता है कि सरफेस तो एक्चुअल में रेक्टेंगुलर है। तो रेक्टेंगुलर सरफेसेस से रिफ्रैक्शन होता है, जबकि ट्रायंगुलर सरफेस से कुछ नहीं होता। ट्रायंगुलर सरफेसेस का कोई रोल नहीं है यहाँ पे, सिर्फ ये एंगल प्रोवाइड करने का रोल है। तो रिफ्रैक्टिव सरफेस कौन सी होती है? ये रेक्टेंगुलर सरफेस। समझ गया? एक और केस बेस्ड प्रॉब्लम ऑन द बेसिस ऑफ प्रिज्म, ठीक है। When the light incident on the refractive surface of the prism, light splits up into its constituent colors, that is violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red. The process of splitting of white light into 7 constituent colors is known as dispersion of light. When the dispersion of white light is made to fall on the screen, we get the band of the 7 colors is called the spectrum of white light or visible spectrum. The red color bends the least on passing through the prism and violet color bends the most angle on passing through the prism. तो ये सारी बेसिक इंफॉर्मेशन आपके पास में ऑलरेडी है कि जब भी एक व्हाइट लाइट को प्रिज्म पे किसी एंगल पे गिराया जाता है तो व्हाइट लाइट 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में स्प्लिट हो जाती है, जिसमें आपको बैंड ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम कुछ ऐसे मिलता है जिसमें वॉयलेट सबसे नीचे रहता है और रेड सबसे ऊपर रहता है। वॉयलेट इनमें सबसे ज्यादा बैंड होता है, देन इंडिगो, देन ब्लू, और रेड सबसे कम बैंड होता है। तो ये डिस्पर्जन ऑफ लाइट की थ्योरी आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, ठीक है। अब इसके ऊपर बेस क्या क्वेश्चन बनता है? द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट कैन बी डन बाय प्रिज्म। Which property of the light used by the prism to form the spectrum, that is dispersion of light? Which of the following dispersion is correct? इनमें से कौन सा डिस्पर्जन करेक्ट है? देखो, ब्लू नीचे रेड ऊपर, रेड नीचे ब्लू ऊपर, इनकरेक्ट। वॉयलेट नीचे ब्लू ऊपर एंड ग्रीन नीचे ब्लू ऊपर, इनकरेक्ट। तो ये सही है, ठीक है। When a red light passes through prism, it will not split because already एक color of light है, it is a constituent of white color. तो white color का already एक part आपको मिल गया, अब उसको आप और कितना split कराओगे? The spectrum produced by the white light by the prism is called continuous spectrum. देखो क्यों होता है ऐसा? प्योर स्पेक्ट्रम और इम्प्योर स्पेक्ट्रम और मोनोक्रोमेटिक स्पेक्ट्रम में क्या फर्क है? प्योर स्पेक्ट्रम में आपको 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर एकदम अलग अलग स्प्लिट होके दिखाई देंगे, जबकि प्रिज्म में ऐसा नहीं होता। प्रिज्म में आपने नोटिस करा था, जब मैंने एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था, डेमो करा था मैंने क्लास में, कलर्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे थे, ठीक है, बट आपको 7 कलर दिखाई दे रहे थे। इम्प्योर स्पेक्ट्रम में ओवरऑल सारे के सारे कलर्स एक दूसरे के ऊपर फुल्ली ओवरलैप कर देंगे और लगभग व्हाइट लाइट मिल जाएगी सेंटर में, और बाहर आपको कलर ऐसे स्प्लिट होते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। जबकि प्रिज्म के केस में हमें कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलता है, जहां पे एक कलर खत्म होता है उसके ऊपर ही दूसरा स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। मोनोक्रोमेटिक स्पेक्ट्रम मतलब सिंगल कलर का स्पेक्ट्रम। और लास्ट है नन ऑफ दीज, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, दैट मींस नन ऑफ दीज, ठीक है। Light of all colors travel at the same speed in vacuum for all wavelengths, but in any transparent medium, that is glass or water, the light of different colors travel with different speeds for different wavelength. That means that the refractive index of a particular medium is different for the different wavelength. As there is a difference in their speeds, the light of different color bend through different angles. The speed of violet color is maximum and the speed of red color is minimum in the glass. So the red light deviates the least and the violet colors deviates the most. Hence the higher the wavelength of a color of light, smaller the refractive index and less the bending of the light. इस सारी की सारी कहानी dispersion of light की है। This is a theory and reason of dispersion of light. तो अगर किसी को reason of dispersion of light याद करना हो तो आपको यही पैराग्राफ याद करना है, समझ गए। तो अगर कभी बोर्ड में केस बेस आते हैं तो केस बेस को जाके सबसे पहले पढ़ना, बिकॉज कभी कभी उन केसेस के अंदर आपको रीजंस दे दिए जाएंगे उन क्वेश्चंस के जो उसी पेपर में पूछे होंगे कि व्हाट इज द रीजन ऑफ डिस्पर्जन ऑफ लाइट, समझ गए। तो आपको यहीं से पढ़ के आंसर मिल जाएगा, ये फायदा हो जाता है कभी कभी केस बेस का, इजी। तो क्वेश्चंस क्या है? Higher the wavelength, अब मैंने इसकी लास्ट लाइन को फिर से यहां पे कॉपी करा है। Higher the wavelength of a color of light, smaller the refractive index and less the bending of the light. मतलब अगर किसी
कलर की वेवलेंथ ज्यादा है, मुझे पता है कि रेड की वेवलेंथ वॉयलेट से ज्यादा है, देन उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर द सेम मीडियम कम हो जाएगा। तो ग्लास का उसके लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो कम हो जाएगा वॉयलेट के कंपैरिजन में, तो बेंडिंग ऑफ रेड लेस हो जाएगी। एक्चुअल में वेवलेंथ और बेंडिंग का इनवर्स रिलेशन होता है, तो जिस कलर के लिए वेवलेंथ ज्यादा है उसके लिए बेंडिंग कम हो जाएगी। तो रेड की वेवलेंथ ज्यादा है तो वो कम बेंड होगी, वॉयलेट की वेवलेंथ कम तो उसके लिए बेंडिंग ज्यादा होगी, इसलिए वॉयलेट ज्यादा बेंड होता है, रेड कम बेंड होता है। आसान सी बात है, वॉयलेट की स्पीड फास्ट होती है, रेड की स्पीड स्लो होती है, ये भी आपको याद रखना है। और इसका भी फॉर्मूला है कौन सा, F = C अपॉन लैम्डा। तो यहां से आप स्पीड निकाल सकते हो उस पर्टिकुलर कलर ऑफ लाइट की, इजी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी सबकी सेम रहती है, वेवलेंथ चेंज होती रहती है, तो इसलिए आप स्पीड निकाल सकते हो। सो which of the following statement is correct regarding the propagation of light of the different colors of white light in air? The red light moves fastest, blue light moves the faster than green light, all the colors of the white light moves with the same speed. White light in air पे पूछा जा रहा है, किसी दूसरे मीडियम में नहीं पूछा जा रहा। So all the colors of the white light move with the same speed. तो एयर में सारे कलर्स की स्पीड सेम रहती है, वो तो जब आप किसी एक मीडियम से इनको पास करते हो जैसे ग्लास या वाटर, तब जाके इनकी स्पीड में चेंजेस आते हैं। एयर में सबकी स्पीड सेम रहती है, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इजी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ? वेवलेंथ का कौन सा करेक्ट ऑर्डर है? देखो एक बार हम लोग विप्योर बना लेते हैं। इनकी वेवलेंथ इस ऑर्डर में बढ़ रही है और फ्रीक्वेंसी इस ऑर्डर में बढ़ रही है, ठीक है। तो कौन सा करेक्ट ऑर्डर है? रेड ग्रीन येलो, रेड ग्रीन येलो नहीं, रेड ग्रीन, रेड येलो ग्रीन होता तो सही होता, ये गलत हो गया। रेड वॉयलेट ग्रीन, रेड वॉयलेट देन ग्रीन, ये भी रॉन्ग हो गया। देन येलो ग्रीन एंड वॉयलेट, येलो देन ग्रीन देन वॉयलेट, ये करेक्ट ऑर्डर है। येलो की वेवलेंथ ज्यादा है ग्रीन से और ग्रीन की वॉयलेट से। Which of the following is the correct order of the speed of light in glass? स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास में किसका करेक्ट ऑर्डर है? देखो वॉयलेट की स्पीड सबसे ज्यादा होगी, तो स्पीड यहां से यहां तक, लाइक स्पीड का ऑर्डर क्या होगा? हाईएस्ट टू लोवेस्ट यूं चल रही है स्पीड, मतलब मैं बोल देता हूं लोवेस्ट टू हाईएस्ट स्पीड यूं चल रही है, तो हमें हाईएस्ट टू लोवेस्ट बोला गया है। तो वॉयलेट्स की सबसे ज्यादा नहीं, ब्लू ग्रीन एंड रेड, देखो ब्लू ग्रीन एंड रेड, ब्लू ग्रीन एंड रेड, ब्लू की ज्यादा है देन ग्रीन देन रेड, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। विच कलर इज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी? सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किस कलर की होगी? जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी, तो वॉयलेट की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी, आसान सी बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द एंगल ऑफ डेविएशन? एंगल ऑफ डेविएशन, देखो एंगल ऑफ डेविएशन सबसे ज्यादा होता है वॉयलेट का, मिनिमम होता है रेड का, तो एंगल ऑफ डेविएशन का ऑर्डर क्या होगा? हाईएस्ट, लोवेस्ट टू हाईएस्ट यूं होगा। इस ऑर्डर में एंगल ऑफ डेविएशन बढ़ रहा है जिस ऑर्डर में वेवलेंथ बढ़ रही है, ठीक है। सो ब्लू येलो ऑरेंज, ब्लू येलो ऑरेंज, करेक्ट। The spreading of light by the air molecules is called scattering of light. The light having the least wavelength scatters more. The sun appears red at sunrise and sunset. The appearance of the blue sky, it is due to the scattering of light. The color of the scattered light depends on the size of the particles. The smaller the molecules in the atmosphere, the scatter small wavelengths of light. The amount of scattering of the light depends upon the wavelength of light. When the light from the sun enters the Earth's atmosphere, it gets scattered by the dust particle and air molecules present in the atmosphere. The path of sunlight entering in the dark room through a fine hole is seen because of the scattering of light by the dust particle present in the path inside the room. तो ये पूरा स्केटरिंग ऑफ लाइट पे बेस्ड आर्टिकल था। तो अगर आपको स्केटरिंग ऑफ लाइट की थ्योरी नहीं मिली हुई है तो आप इसमें से पढ़ सकते हो। फिर से वही ज्ञान दे रहा हूं मैं कि बोर्ड्स में केस बेस को पहले पढ़ लेना, कभी कभी कुछ सवालों के जवाब आपको पहले ही मिल जाएंगे। टू एन एस्ट्रोनॉट इन अ स्पेसशिप द कलर ऑफ अर्थ अपीयर्स, अर्थ का कलर कैसा दिखाई देता है स्पेस से? तो द कलर ऑफ अर्थ अपीयर्स ब्लू टू अ एस्ट्रोनॉट बिकॉज
स्पेस से अर्थ का एनवायरमेंट, अर्थ का एटमॉस्फेयर नहीं दिखाई दे रहा, अर्थ का मेजॉरिटी ऑफ रीजन दिखाई देगा उसको। देखो जहां पे वो देख रहा है उस पर डिपेंड करेगा, इस क्वेश्चन में कमी है। अगर वो सी के ऊपर है तो ऑब्वियसली उसे ब्लू कलर दिखाई देगा, बट अगर वो दिवाली वाले रात पे इंडिया के ऊपर है तो उसे जगमग जगमग लाइट्स दिखाई देंगे। एक्चुअल में दिखती भी है स्पेस से, वो मजाक वाली बात नहीं है, इट्स सीरियस थिंग। ये ऑलरेडी आप न्यूज़पेपर्स में पढ़ते होंगे कि स्पेसशिप से ये लोग क्लिक्स करते हैं इमेजेस और इंडिया की लाइट्स देखते हैं। और अभी अगर स्पेस से देखेंगे इंडिया को तो येलो येलो दिखाई देगा। क्यों? धुआं ही धुआं हो रखा है, फॉग हो रखी है। आई थी ना अभी AQI इंडेक्स 450-500 पहुंचा हुआ था दिल्ली का, तो पूरे नॉर्थ इंडिया को येलो दिखा रखा था। सो इट एक्चुअली अपीयर्स लाइक दैट ओनली। तो थोड़ा सा क्वेश्चन अजीब सा है। At the time of sunrise and sunset, the light from the sun has to travel the longest distance of the atmosphere. ठीक है, अगर हमारे लिए सनराइज और सनसेट हो रहा है तो हमारे लिए जो लाइट आ रही है चल के वो बहुत दूर से चल के आ रही है, और उसी वजह से हमें स्काई रेड दिखाई देता है उस टाइम पे, बिकॉज रेड कलर स्केटर नहीं होता इतनी आसानी से, उसको बहुत डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है एटमॉस्फेयर के अंदर, तब जाके वो दूर कहीं स्केटर होता है। तो अगर हमारे लिए सनराइज हो रहा है तो सन हमसे बहुत दूर है, और जहां से लाइट चल के आ रही है हम तक, वो एटमॉस्फेयर के बहुत सारे पार्टिकल्स से स्केटर होके आ रही है, तब जाके हमको रेड कलर की स्केटरिंग होती हुई दिखती है। इजी। और हम तक बाकी के कलर्स नहीं पहुंच पाते क्योंकि बाकी के कलर्स ऑलरेडी स्केटर होके खत्म हो गए, ठीक है, डिसॉल्व हो जाते हैं एनवायरमेंट में। द कलर ऑफ द स्काई अपीयर्स ब्लू, इट्स ड्यू टू scattering of light by air molecules. At the time of sunrise and sunset, the red color scatters and blue color reaches to our eye. नहीं, हाँ, ब्लू कलर स्कैटर्ड एंड रेड कलर रीचेस टू आवर आई। अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने ऐसी कहानी आपको सुना दी। द डेंजर सिग्नल्स आर मेड in red color because the red light can be seen from the farthest distance. The scattering of red light is least. Scattering of red light is least. That is why it can be seen from the farthest distance. So you can go for B. Atmospheric refraction. Atmospheric refraction is a phenomena of bending of light on passing through the Earth's atmosphere. As we move above the surface of Earth, the density of the air goes on decreasing. Local conditions like temperature, etc. also affect the optical density of Earth's atmosphere. On account of atmospheric refraction, stars seem to appear higher than they actually are. The advanced sunrise, delayed sunset, and oval appearance of the sun at sunrise and sunset, and twinkling of stars, but not twinkling of planets, depends upon the atmospheric refraction. So, due to the atmospheric refraction, the apparent length of the day increases because sun 2 मिनट पहले राइज होता हुआ दिखाई देता है और 2 मिनट बाद तक सन हमें स्काई में दिखाई देता है। तो एडवांस सनलाइट एंड डिलेड सनसेट, इसकी वजह से अप्रोक्सीमेटली 4 मिनट्स ऑफ डे की लेंथ बढ़ जाती है, तो डे की लेंथ इंक्रीज हो जाती है। सेकेंड, द अपरेंट पोजिशन ऑफ द स्टार अपीयर्स रेज्ड ड्यू टू atmospheric refraction. The sun appears oval shaped or flattened due to atmospheric refraction. The twinkling of stars and non-twinkling of planets accounted by atmospheric refraction. In the absence of atmosphere, the color of the sky will appear black. ठीक है, बिकॉज अगर एटमॉस्फेयर ही नहीं होगा तो स्काई में स्केटरिंग नहीं होगी, तो ये स्केटरिंग पे बेस्ड था, और स्केटरिंग नहीं होगी तो स्काई का कोई कलर ही नहीं होगा। समझ गए? तो ये थे केस बेस्ड प्रॉब्लम्स of human eye and natural phenomena.